तो वो सारा कुछ जो है वो गैर राजनीतिक था, वो कानूनी पहलू था। जी सतीश जी, तो बड़ा नेता, ऐसा नहीं है कि अजित पवार को संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो उनके चाचा मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में विपक्ष में आ गए। फिर जब मुख्यमंत्री बनने की नौबत आई तो चाचा पीछे हट गए, केंद्र में मंत्री पद ज़्यादा ले लिए और वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया। तो लेकिन बड़ा नेता वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देता और अगले लक्ष्य के लिए लग जाता है। देखिए, थे वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, वस्तु स्थिति जमीन पर काम करने वाले, पहली चीज। इसीलिए चाचा के इतने कद्दावर रूप में उन्होंने रिक्त स्थान को भरा और उस पार्टी को भरा, पार्टी को बढ़ाया, पार्टी के संगठन को किया, और इस आधार पर वो बढ़ते चले गए। और हमको लगता है वो चाहते थे, और जो कोई भी चाहता है कि भाई फुल टर्म पूरी तरह से शरद पवार के वारिस वही हो। शरद पवार मुझे लगता है इस मोह में फंसे रहे या बैलेंस करने में जुटे रहे कि बेटी और भतीजा में कौन, तो फिर उन्होंने रास्ता चुना बेटी और भतीजा दोनों। अब भतीजा सारा काम कर रहा हो तो भतीजा तो अपना हक मांगेगा। ये एक स्थिति पैदा हुई है। ये तो हम समझते हैं कि जो पवार फैमिली है उसकी जो अंदरूनी राजनीति भी रही है। अब तो प्रपौत्र लोग आ गए शरद पवार के, अब वो भी 2-4 हो गए, तो वो लोग अब बारिश हो गए। तो सेकेंड जनरेशन में तो जो होना था वो हो गया, अब तीसरे जनरेशन के लोग आ गए। तो ये देखना है, और ये चीज़ सीख सारे जो परिवारवादी पॉलिटिशियन हैं वो पूरे देश में है। भले कोई पार्टी अब इससे अछूती नहीं है, कोई पार्टी अछूती नहीं है, कहीं बाहर से ले आओ या अंदर से पैदा कर लो, परिवारवादी तो हो रहा है। वो कम से कम अपनी ताकत अपना मतलब भरोसा जनता का जरूर जीते, तो फिर शायद वो परिवारवादी या फलाना ठिकाना होने का कोई आरोप आपके ऊपर नहीं टिकता है, क्योंकि जनता आपको चुन के आती है, चुन के लाती है और सर आंखों पे बिठाती है। जो नमन और जो श्रद्धांजलि यहाँ हो रही है इस बात का सबूत है। बिल्कुल, देखिए हजारों की भीड़ है और सैकड़ों लोग जो है उनको निजी रूप से अंतिम नमन करने के लिए उस मंच पर पहुंच रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है। और देखिए पिछले आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, पिछले आधे घंटे से लगातार जो है वो निजी रूप से तमाम कैबिनेट कलीग, बड़े नेता और पार्टी के सीनियर लीडर लगातार मंच पर पहुंच रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का वक्त जो है वो 11 बजे था, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और श्रद्धांजलि देने वालों का तांता जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार कतारबद्ध होकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक एक करके अंतिम नमन अपने नेता अजित दादा पवार को दे रहे हैं। अजित दादा पवार से जब लोग हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, उनके समर्थकों से, उनके क्षेत्र के लोगों से, उनके गांव के लोगों से, तो जो भावनाओं का ज्वार था वो वाकई में इस नेता के बड़े कद की ओर इशारा कर रहा था। हर व्यक्ति ये कहता था कि उसके घर का सदस्य चला गया, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि उनके घर का कवच खत्म हो गया, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि उनके अच्छे बुरे समय का एक साथी चला गया, उनके घर का, उनके मकान की एक ईंट निकल गई। इस तरह की जो भावनाओं का ज्वार था वो इस नेता के बड़े कद की गवाही देता है। जितेंद्र दीक्षित, जागेवर कोणीही उठायचे नाही, जागेवर बसून राहायचे, जागेवर कोणीही उठायचे नाही, प्लीज। जितेंद्र दीक्षित, जो हमारे सहयोगियों ने ग्राउंड पे बात की जी आप बात जारी रखें। जी देखिए, ऐसा है विकास की अजीत दादा का जो व्यक्तित्व था, अजीत पवार का जो व्यक्तित्व था, उसके कई पहलू थे। उनका एक पहलू था कि वो एक कुशल प्रशासक माने जाते थे। उनकी इमेज एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की थी कि उनको जो है आसानी से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको बरगला नहीं सकते थे, क्योंकि उनको प्रशासन की, सरकार चलाने की बहुत अच्छी, बहुत बारीक समझ थी। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनसे काफ़ी सहम कर रहते थे, क्योंकि वो बहुत शार्प एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, उनको आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता था। दूसरा कि वो एक अनुशासन प्रिय, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन माने जाते थे। वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे और उसके बाद 6:30-7 बजे से लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू कर देते थे। उनके घर के बाहर, चाहे वो बारामती में रहते हों या फिर वो मुंबई में रहते हों, उनसे मिलने के लिए लोगों की कतारें लगनी शुरू हो जाती थी। उनके कार्यकर्ता भी होते थे, कोई अपना काम लेकर आता था, कोई अपनी समस्या लेकर आता था। और अजीत पवार
भले ही थोड़ा सा समय हर किसी को दे, लेकिन वो मिलते जरूर थे। जितने भी लोग आते थे, हर किसी से ये कोशिश होती थी कि वो पर्सनल कनेक्ट रखें। और उनकी एक खूबी ये थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं का नाम याद रखते थे। हजारों कार्यकर्ता होंगे, लेकिन वो एक एक का नाम याद रखते थे कि कौन कहाँ का रहने वाला है और किसका नाम क्या है। ये एक उनकी बड़ी खूबी होती थी। और एक उनकी खूबी उनके व्यक्तित्व की ये भी थी कि वो बेधड़क बोलते थे, मुंहफट होके बोलते थे, और ये नहीं सोचते थे कि इसके परिणाम क्या होंगे, इससे हो सकता है कि कोई विवाद खड़ा हो जाए। और यही वजह है कि आप देखेंगे बीते 25-30 सालों में अजीत पवार के मुंह से 2-3 बार कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिसकी वजह से वो विवादों में पड़ गए, जिसकी वजह से उनकी निंदा भी हुई। बिल्कुल। और हाल ही में एक आईपीएस ऑफिसर के साथ उनकी फ़ोन पे बातचीत बहुत वायरल हुई थी, लेकिन देखिए उसमें उन्होंने ज़रूर उस आईपीएस महिला अधिकारी को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातचीत का लहजा था वो बहुत संतुलित था और उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। जबकि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी को डपटना चाहे तो डपट सकता था। सतीश जी, देखिए, हाँ, ये जब कुशल प्रशासक होगा तो इस तरह की बात करेगा। और एक बात मैं बताऊं विकास, मैं बोलना ही चाह रहा था ये बात, बहुत सारे नेता बड़ा सुसंस्कृत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से जब कैमरे के सामने आते हैं तो बात करते हैं। आप तो बहुत एक्टिव फील्ड वाले हैं, आप ही खुद बता दीजिए कि जब कैमरा नहीं होता वो तो किस प्रकार से बात करते हैं। अजीत पवार की बात यह है कि वो इतने ब्लंट थे कि जो ऐसे आप ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं वही आपको हो सकता है फ़ोन पर, वही कैमरा पर या जनता के बीच में उसी लैंग्वेज में बात करें। ये एक बात उनके बात खास थी। बहुत सारे नेताओं के बारे में सुना है, देखा भी है, सुना भी है खुद अपने आँख से कि बात कैसे करते हैं, और जैसे ही कोई एक बाइट देने की बात आई तो फिर कैसी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ। और अजीत पवार चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका कमाल जो था उनके पास, वो हमको शरद पवार से भी आया होगा। और राजनीति में वही नेता सफल होता है जो ब्यूरोक्रेट्स पर पकड़ बना के रखे और जनता से संवाद और संचार रखे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मुखाग्नि देने की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। देखिए, जय को और पार्थ, उनके दोनों पुत्रों को मुखाग्नि दंड दे दिया गया है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में अब जाने वाली है। सतीश जी, आप अपनी बात जानिए। नहीं, अब तो क्रम टूट गया, इसी को हम लोग देखें। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मैं तो बार बार इसी बात को आपके यहाँ दोहरा रहा हूँ, रिपीटिटिव हो रहा हूँ कि नेताओं को, दलों को इससे सीखना है कि जनता जब उमड़ती है तो क्यों उमड़ती है, कैसे ऐसे जनता को जोड़ा जाए, जनता के हित में काम किए जाए। आप तमाम बेईमान भी होंगे, भ्रष्टाचारी भी होंगे, लेकिन आप जनता से आप उसका जुड़ाव रखेंगे तो ये नज़ारा आपको अपने अपने में दिखेगा। आपके यहाँ लोग जुटेंगे क्योंकि आपके पास अब विरासत इसी से तो पास होता है। जो दो लड़के उनके, पार्थ और जय, जो भी अब हैं, आप देखिए विरासत क्या, इतने लोग आए तो जब पवार फैमिली के लिए आए, अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने आए, तो उस हिसाब से वो विरासत का बैटन भी वो बच्चों पे पास कर रहे हैं। अब उनके ऊपर है कि वो शहर में घूमते रहते हैं या दुख दर्द जनता का बांटते हैं। ये सब के लिए सीख की बात है। शरद पवार साहब अब आने वाले हैं, ऐसा लगा बातचीत से, क्योंकि वो अभी आए भी नहीं है और अचानक से जो मुखाग्नि देने की प्रक्रिया थी वो रोक दी गई। अंतिम सलामी दी जाए, अंतिम सलामी।
तो आपने देखा कि जो राजकीय सम्मान है वो अजीत पवार की इस अंतिम घड़ी में उन्हें दिया गया और अब मुखाग्नि दी जा रही है। मंत्रोच्चार के बीच अजीत दादा पवार हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन होंगे। मुखाग्नि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, मुश्किल समय है। जिन बच्चों ने अभी हाथ थामकर राजनीति का ख शायद सीखना ही शुरू किया था, क्योंकि जीवन का कहरा तो शुरुआत से माँ बाप सिखाते हैं और अब ऐसे समय में अजीत दादा पवार छोड़कर चले गए हैं। बड़ा मुश्किल समय है ये परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए। जब तक आप इस खबर को समझ पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि एक ऐसी दुर्घटना घट चुकी है, कोई हमारे बीच नहीं रहा है और फिर कुछ ही क्षणों बाद उसे मुखाग्नि देनी पड़ती है। ये एक तरह से आपको पुनः याद दिलाता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप कल तक बात कर रहे थे वो अब नहीं है। परिवार के लिए बहुत मुश्किल क्षण होते हैं। अजीत दादा पवार वो नाम जो बारामती के लिए एक तरह से पिता तुल्य रहा। शरद पवार के बाद कोई एक ऐसी शख्सियत जिसने बारामती को एक तरह से सहारा भी दिया, अपना भी माना और परिवार भी बनाया। और यही वजह है कि वहाँ इतने सारे भीड़ आपको नज़र आती है। मुखाग्नि दी जा रही है और ये तस्वीरें, जैसा मैंने पहले कहा, कि लोग देख पाएँ, दादा के अंतिम दर्शन कर पाएँ, इसके लिए वहाँ व्यवस्थाएं भी इस तरह से की गई हैं, क्योंकि हर कोई नहीं उस तरह से करीब से देख पाएगा इन क्षणों को, इसलिए वहाँ पर स्क्रीन्स लगाए गए हैं। कोई देखना नहीं चाहता है इस तस्वीर को, लेकिन हकीकत ये है कि ये घटित हो रहा है और वहाँ पर जो समर्थक हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि अब दादा उनके बीच नहीं है। यहाँ से कई नए अध्याय शुरू होंगे विकास। एक व्यक्तिगत भी होगा परिवार के लिए, एक राजनीतिक होगा, एक उस जनता के लिए भी एक नया अध्याय शुरू होगा जहाँ उन्हें अजीत दादा पवार के बिना बारामती की राजनीति को समझना होगा। उसकी जगह कौन लेगा ये भी समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इस तस्वीर के साथ कई अध्याय अब शुरू होंगे। ये सिर्फ अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी, परिवार के लिए भी और वहाँ की जनता के लिए भी एक शुरुआत है। कि बिल्कुल राजनीतिक दल के तौर पर कल 8:45 पर धुरी बदल गई। एनसीपी अजित पवार की राजनीतिक पार्टी की अब धुरी कौन होगा, परिवार की धुरी कौन होगा। पूरा परिवार एक व्यक्ति के आसपास होता है, पूरा राजनीतिक परिवार, पॉलिटिकल पार्टी उसके आसपास होती है। अब उस धुरी को तय करना है तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। जो बात आप सुचारिता कह रही हैं, परिवार को भी के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि अब कौन नेतृत्व संभालेगा, कौन परिवार को आगे लेके चलेगा, राजनीतिक दल को लेके कौन आगे चलेगा। और समर्थकों के बीच भी एक उहापोह है कि अब वो किसकी तरफ देख रहे हैं। और जो आवाज़ इको आ रहा है ज़मीन से, वो उसमें पार्थ का नाम ज़्यादा लोग ले रहे हैं, सुप्रिया सुले का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन पार्थ का इको ज़्यादा है। और देखिए ये
अंतिम सलामी दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की थी राज्य सरकार ने, और ये फायरिंग करके अंतिम सलामी दी जाती है फोर्सेस की तरफ से। खाली गेल्यावर रोज गेले देखिए, पिछले 3-4-5 घंटों से धैर्य के साथ जो लोग बैठे थे, अब देखिए वो उन्होंने अंतिम विदाई दे दी। पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन होने जा रही है। अब जाके लोग वहाँ से हिलना शुरू हुए। सतीश जी, ये दिखाता है कि नेता जो है कितने भीतर तक इन लोगों के दिल में बसा था। सरकार आप देख सकते हैं इतना अनुशासन में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आकस्मिक निधन है और आकस्मिक निधन में भी एक व्यग्रता होती है। लोग शांत, मतलब ये इतने अच्छे संस्कृति का, इतनी सभ्यता का, इतने अनुशासन का यहाँ पर मुजाहरा देखने को मिलता है। मैं इसको देख के बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि लोग बहुत अनुशासित हैं। ये अनुशासन में श्रद्धांजलि देना ये एक बड़ी बात है विकास। मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ। बहुत जगह क्या होता है कि कोई नेता चले गए तो भीड़ बेकाबू हो रही है, व्यवस्थाएं भी अच्छी है, लेकिन सब लोग शांत बैठे हुए, बिल्कुल सन्नाटे में हैं। ऐसा लग रहा है कि उस नेता को याद कर रहे हैं और उसकी किए हुए कामों को वो एक तरह से वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इतना काम किया। ये परिवार के प्रति श्रद्धा, ये समाज जो है वहाँ पर वो बहुत एक तरह से बहुत अच्छा लगता है देख करके। आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अजीत पवार के बारे में या पवार फैमिली को देखा, कृषिकारों के लिए, जो खेतिहर है, खेत वालों के लिए, कोऑपरेटिव के लिए और इरिगेशन सिंचाई में, वो उसमें उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है कोऑपरेटिव में। तो वो जो आप जनता देख रहे हैं ना, शायद वो एक अनुशासन और शायद जो वो श्रद्धांजलि, उसका भी अक्स इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। हळूहळू आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। कोऑपरेटिव मूवमेंट को बड़ा करने वाले शरद पवार ने उसको एक तरह से संगठित किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और विस्तार दिया। ग्रामीण विकास बैंकों के ज़रिए, शुगर कंपनीज के ज़रिए, और जो गांव-गांव में किसानों को संगठित करने का काम किया शरद पवार ने, उसी की वजह से वो पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे, क्योंकि गांव-गांव में उनके कोऑपरेटिव का नेटवर्क था। जितेंद्र दीक्षित, देखिए, ये बात सही है कि ना केवल वेस्टर्न महाराष्ट्र में बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में और जो कृषि के क्षेत्र में काम किया था, उसका बड़ा प्रभाव था और उनके साथ लोगों को जोड़ने में उनकी इस जैसी नीतियां ही काम में आई थी। लेकिन एनसीपी की अगर एक पार्टी के तौर पर बात करें तो एनसीपी एक वेस्टर्न महाराष्ट्र की पार्टी मानी जाती रही है। जब से 1999 में इस पार्टी का गठन हुआ था और 2023 में ये पार्टी दो फाड़ हुई, लेकिन इसकी जो इमेज रही, इसकी जो छवि रही, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र जो घाट के हिस्से हैं, वेस्टर्न घाट्स के हिस्से हैं, उस तरफ की ये पार्टी मानी जाती रही और यहाँ पर ही उसका प्रभाव था। खास करके पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे शहरों की अगर हम बात करें या बारामती की बात करें, आगे सातारा सांगली की बात करें, तो वहाँ पर इस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा। और इसके अलावा अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें, जो उन्होंने क्षेत्र में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम किया, कृषि के क्षेत्र में काम किया, उसके अलावा उनका जो अपना व्यक्तित्व था उसने भी बहुत अहम भूमिका निभाई लोगों को साथ जोड़ने में। अभी हमने देखा कि सतीश जी बता रहे थे कि बड़े ही अनुशासन के साथ में लोग वहाँ मौजूद थे और ये बड़े प्रभावित हुए इन तस्वीरों को देखकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजीत पवार
भी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति ही माने जाते थे। उनकी पहचान उनके अनुशासन में थी और वो वक्त के बड़े पाबंद हुआ करते थे। अगर कोई टीवी चैनल का पत्रकार भी उनसे इंटरव्यू मांगता था तो ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि सुबह 6:30-7 बजे का वक्त दे दें, और जो वक्त देते थे उस वक्त वो उपलब्ध भी रहते थे। ये खूबी उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से सीखी। उनके चाचा शरद पवार भी इसी तरीके से वक्त के पाबंद हुआ करते रहे हैं। सुबह जल्दी वो अपना दिन शुरू करते हैं और शाम तक वो जो भी सरकारी काम होते हैं, जो जनता से जुड़े काम होते हैं, उसको निपटाते हैं। तो ये खूबी जैसा मैंने बताया अजीत पवार ने भी अपनाई और अजीत पवार भी उसी पैटर्न पर अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे थे जिस पैटर्न पर शरद पवार ने अपनी राजनीति की थी। और ये एक बात का लेकिन उनको मलाल था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसे मौके पर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए जबकि पार्टी के पास में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का मौका आया था 2004 में। मैंने पहले भी इलेबोरेट किया कि 2004 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को सत्ता मिली थी और ऐसे में एनसीपी पहले नंबर पर थी और एनसीपी चाहती तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा कर सकती थी। लेकिन उस वक्त में शरद पवार ने कुछ और राजनीतिक गणित लगाए और उन्होंने यूपीए केंद्र की यूपीए सरकार में एक्स्ट्रा मंत्री पद हासिल कर लिया और उसके बदले में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद उन्होंने कांग्रेस को दे दिया और फिर अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, क्योंकि तब तक ये स्पष्ट हो गया था कि शरद पवार अब राज्य की राजनीति में नहीं रहना चाहते। तो ऐसे में उनकी पार्टी से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता तो कोई दूसरा नेता ही हो सकता था और अजीत पवार उसमें सबसे बड़े कंटेंडर माने जा रहे थे अगर एनसीपी का कोई मुख्यमंत्री बनता तो। और इस बात का उन्हें मलाल रहा, लेकिन उन्हें ये उम्मीद हमेशा थी, उनकी ये महत्वाकांक्षा जिंदा थी कि आगे चल के कभी ना कभी कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगे जिसके आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन होने का मौका जरूर मिलेगा। पाठीमागच्या दिशेने जायचंय, सर्वांनी सावकाश पाठीमागच्या दिशेने जायचंय। यूपी प्रशासनाने सर्व गेट ओपन करायचे, सर्वांनी मागच्या बाजूने जायचंय। हे बघा, इकडे चौथऱ्याकडे कोणी येऊ नका, विनंती आहे। पोलीस विभागाला नम्र विनंती आहे कि इकडे कोणाला प्लीज पाठवू नका। लग रहा है कि मुखाग्नि दे दी गई है और परिवार के सदस्यों के अलावा पार्टी के जो लोग उनके साथ करीबी से काम करते रहे उन्हें अब ये मौका दिया है कि वो मंच पर आकर श्रद्धांजलि दें। तो ये वो तस्वीरें लग रही हैं क्योंकि जो सारे गणमान्य अतिथि आए थे श्रद्धांजलि देने, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, परिवार ने मुखाग्नि दी और अब पार्टी के दूसरे सदस्य मंच पर अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि देते हुए। दबाव बढ़ रहा है, मंच पर अचानक से भीड़ भाड़ हो गई है, कार्यकर्ताओं का, लोगों का दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक वीवीआईपी लोग ही केवल उनको अंतिम नमन करने पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब जब मुखाग्नि दे दी गई उसके बाद फिर वीआईपी मूवमेंट वहां से हो गया। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री फडणवीस, ये लोग जो हाई सिक्योरिटी वाले वीआईपी हैं वो लोग चले गए होंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो आम लोग भी वहाँ पर पहुँचने लगे। ये भी बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर इस तरह के अंतिम संस्कार की विधि में लोगों को आने देना और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने देना शायद ये भी बताता है कि एक दबाव रहा होगा लोगों का कि वो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने नेता को जाते समय और इसीलिए उन्हें मंच पर आने की इजाज़त दी जा रही है। और ये तो गांव घर है ना उनका। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ तो हर व्यक्ति से उनका एक पर्सनल कनेक्ट होगा, तो हर व्यक्ति अपना हक मान के, अधिकार मान के कि मैं तो उनको, मेरे परिवार के सदस्य श्रद्धांजलि, तो मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त बारामती से आती हुई और जैसा मैंने कहा सतीश जी, ये तस्वीर भले ही अंतिम संस्कार की है लेकिन ये अंत नहीं है।
यहाँ से बहुत सी शुरुआत होनी है, बहुत से नए अध्याय जुड़ने हैं और खुलने हैं। उनमें मुख्यतः क्या होंगे? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर, हालांकि वहाँ तो राजनीति में नाटक होते ही रहते हैं, अब इस बार जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसे बड़ा नाटकीय मोड़ पर फिर से पहुंचा है। एनसीपी के भविष्य का सवाल है, क्या एक होंगे नहीं होंगे। देखिए, जय और पार्थ दोनों हाथ जोड़कर वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए। और ये जो बात आप कह रहे थे ना कि एक नई शुरुआत होगी, वो मुझे लगता है कि हो गई। मैं